हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा लिटरेसी के मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। नौकरी देने की बजाय छीनने की तैयारी की जा रही है। 600 से ज्यादा मुलाजमीन के सरों पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई। महकमा लिटरेसी का तमाम 1007 रेगुलर पोस्टों पर मुस्तकिल और नए सिरे से भर्तियां करने का फैसला सामने आया है। नौकरियां देने की बजाय छीनने की तैयारियां की जा रही हैं। महकमा लिटरेसी के मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 600 से ज्यादा मुलाजमीन के सरों पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई। महकमा लिटरेसी में रेगुलर पोस्टों पर मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। 1700 पोस्टों पर मौजूद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग करके नई भर्तियां की जाएंगी। 2002 में बनने वाले महकमे में अप्रैल में पोस्टों को रेगुलर किया गया था। आपको बताते चलें कि महकमा लिटरेसी के मुलाजमीन का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। नौकरी देने की बजाय छीनने की तैयारी की जा रही है। बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा 1 करोड़ नौकरियों के दावे किए जा रहे थे और यहाँ नौकरियां छीनी जा रही हैं। जी बिल्कुल, महकमा लिटरेसी के सैकड़ों मुलाजमीन के सरों पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई। बजाय नौकरियां देने के जो महकमा लिटरेसी है उसके मुलाजमीन की नौकरियां छीनने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। और गुज़िश्ता साल जो पोस्टें रेगुलर की गई थी अप्रैल में, जिनकी तादाद 1007 थी, इन तमाम तर पोस्टों पर नए सिरे से भर्तियां करने का फैसला किया गया है, जिसके पेश नज़र पहले से मौजूद जो महकमे में 600 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको फारग कर दिया जाएगा और PPSC के थ्रू नए सिरे से जो है वो भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से मुतादिद ऐसे मुलाजमीन महकमे में मौजूद हैं जो कि और ओवर एज होने की वजह से वो फिर से इस हवाले से अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन मुतादिद ऐसे भी हैं जो कि अप्लाई करके दोबारा से इन पोस्टों पर आ सकते हैं। लेकिन मुलाजमीन का यही कहना है कि नए सिरे से भर्तियां करने के बजाय पहले से मुलाजमीन जो मौजूद हैं उनको मुस्तकिल किया जाए, लेकिन इस हवाले से किसी किस्म की सिफारिशात जो हैं उनको मंजूर नहीं किया गया और महकमे में एक दफ़ा फिर से नए सिरे से तमाम तर भर्तियाँ जो कि 1007 रेगुलर पोस्टें हैं, जिसमें अफसरान बाला की पोस्टें भी शामिल हैं और इस समेत नायब कासद तक की पोस्टें जो हैं ये शामिल हैं, इन तमाम पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी और जो पहले से मौजूद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा। पहले से मौजूद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। उस्मान, वापडा में एम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटा के तहत मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती करने पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत ने आवाम से बुनियादी हक भी वापस लेना शुरू कर दिया। वापडा में मुलाजमीन की भर्ती पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई। एम्प्लॉयज सन कोटा के तहत मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी गई। कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के फैसले की रोशनी में ये पाबंदी लगाई गई है, जबकि वापडा ने भर्ती पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी हाँ, रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को कोटे के तहत भर्ती किया जाता है। काबिलियत के मुताबिक बच्चों को भर्ती करके नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब इस फैसले पर पाबंदी लगा दी गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने आवाम से बुनियादी हक भी वापस लेना शुरू कर दिया है। वापडा में मुलाजमीन की भर्ती पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। एम्प्लॉयज सन कोटा के तहत मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के फैसले की रोशनी में ये पाबंदी लगाई गई। बताया जा रहा है इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वापडा में एम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटे के तहत मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती करने पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई है। क्या वजूहात बताई जा रही है इस फैसले के पीछे, जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से तो आने से कबल ये ऐलान किया गया था कि 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ सूरत हाल जो है उसके बरक्स नजर आ रही है कि वापडा में एम्प्लॉयज सन जो कोटा है इस पर मुकम्मल तौर पर भर्ती करने पर पाबंदी आयद की गई है। जरा ने बताया है कि स्टैंडिंग कमेटी जो आबी वसाइल है उसकी जानिब से एक नोटिंग वापडा को भिजवाई गई, जिसमें कहा गया कि इस फैसले की रोशनी में पाबंदी आयद की जाए। जिसके बाद वापडा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि एम्प्लॉयज जो कोटा है उस पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद की गई है और किसी भी मुलाजिम का जो बेटा या बेटी या उनके जो बच्चे हैं उसको भर्ती नहीं किया जाएगा। ये वादे कर दूं कि ये पॉलिसी जो दी गई है, जो कोटा दिया जाता है, वो मुलाजमीन जो किसी भी महकमा में काम करते हैं तो वो जब रिटायर्ड होते हैं तो उनके किसी एक बच्चे को भर्ती किया जाता है, लेकिन उसकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक ये लोअर ग्रेड में भर्ती होते हैं, लेकिन उस पर भी विभाग हुकूमत की जानिब से अब ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। जी, ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। शाहिद सिप्रा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
اب کچھ بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کے جان لیوا وار جاری ہیں۔ لاہور میں کرونا مزید 10 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ شہر میں کرونا سے اب تک 1805 اموات ہو چکی ہیں۔ شہر میں کرونا کیسز کی تعداد 76,471 تک پہنچ چکی ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر ہے جس میں کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور لاہور میں کرونا مزید 10 زندگیاں نگل چکا ہے۔ شہر میں کرونا کے 365 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں اور شہر میں کرونا سے اب تک 1805 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ شہر میں کرونا کیسز کی تعداد 76,471 تک پہنچ چکی ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کیسز میں اضافے کا سلسلہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے اس حوالے سے بارہا احتیاط کا مشورہ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے اور کیسز میں کمی لائی جا سکے۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ادارے میں کوئی بے ضابطگی ہو رہی ہے، اگر کسی ادارے میں ماورائے آئین کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو بلا کے اس کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، مگر یہاں تو بالکل صورتحال ہی مختلف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا 5 سے 7 ارب روپیہ ڈوب گیا اور 5 سے 7 ارب کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اگر کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بلاتی ہے تو صاحب جو ہیں، مجھے تو آج یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک اس ادارے کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی کہ ہم آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے، مگر حکومت وقت جو ترجمان بنی ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دال میں کالا ہے۔ یہ جو 5 سے 7 ارب روپیہ میرا اور آپ کا پاکستانی قوم کا انہوں نے براڈ شیٹ کمپنی کو دے دیا، سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی لندن ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا تھا تو پاکستان کے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں لندن میں وہ پیسہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور آج ہم یہ کوئی کمیٹی جو ہے یہ کوئی سکروٹنی نہیں کرنا چاہ رہی تھی چیئرمین نیب کی یا نیب کے ادارے کی، ہم تو انفارمیشن لینا چاہ رہے تھے بھائی۔ اور نون لیگی رہنما جاوید لطیف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کریں گے سپریم کورٹ میں حمزہ شہبازنی درخواست ضمانت کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت کا یہ کیس ہے اور اس کیس پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ 3 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس پر سماعت کی ہے۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت کا یہ کیس تھا اور سپریم کورٹ نے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ 3 رکنی بینچ تھا جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، جس کی سربراہی جسٹس مشیر عالم کر رہے تھے۔ جی بالکل، جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت کا یہ کیس ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے اور جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کے خلاف غیر قانونی اثاثہ جات کا یہ کیس ہے۔ عدالت کا خواجہ آصف کو نیب کا ریمانڈ دینے سے صاف انکار ہے۔ احتساب عدالت نے خواجہ آصف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف کے خلاف غیر قانونی اثاثہ جات کا یہ کیس ہے۔ عدالت نے خواجہ آصف کا نیب کو ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ جی بالکل، احتساب عدالت نے خواجہ آصف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ہے
और नैब को ख्वाजा आसिफ का रिमांड नहीं दिया गया। अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गैर कानूनी असासजात का ये केस है और नैब की जानिब से इस्तदा की गई थी कि मज़ीद रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने ख्वाजा आसिफ का नैब को रिमांड देने से इनकार कर दिया और एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गैर कानूनी असासाजात का केस है और इस केस में अदालत ने ख्वाजा आसिफ का नैब को रिमांड देने से इनकार कर दिया। नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ के रिमांड के लिए इस्तदा की गई थी, जो कि अदालत ने इसका इनकार कर दिया है, जबकि जुडिशल रिमांड पर ख्वाजा आसिफ को जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले समाअत पर नैब की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि ख्वाजा आसिफ का रिमांड दिया जाए, लेकिन अब ये अदालत ने इनकार कर दिया है और जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वाइस चेयरमैन वासा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी भी मुकाम से नमूने लेके तो फिर उसका टेस्ट करेगा। इसमें तफसीलात तो चीफ केमिस्ट अभी बताएंगी ये कौन से पैरामीटर ये टेस्ट करती है लैब, लेकिन इसमें ये मैं गुजारिश करूंगा कि पानी का सैंपल लेना एक बड़ा हसास काम होता है। फर्ज करें आपके हाथों में कोई जरासीमी कसाफत मौजूद है, हाथ धुले नहीं हुए हैं, तो आपने उससे सैंपल, या बोतल आपकी ऐसी है जो कि वही ठीक नहीं है, तो आप सैंपल खुद लेके चले गए हैं लैब में, तो वो उसका रिजल्ट में वो जरासीम आ जाएंगे जो आपके हाथों से या बोतल में लगे होंगे। स्टरलाइज तरीके से लेने होते हैं। बाकी जो टेस्ट कौन से परफॉर्म कर रही है लैब वो चीफ केमिस्ट बताएंगे। थोड़ा सा इधर आ जाएगा। वाइस चेयरमैन वासा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि मारूफ गुलकार आतिफ असलम पर इनकम टैक्स आयद करने का ये मामला है। कमिश्नर अपील्स ने गुलकार आतिफ असलम पर 5 करोड़ 87 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद करने का फैसला रिमांड बैक कर दिया है। आपको बताते चलें कि मारूफ गुलकार आतिफ असलम को कमिश्नर अपील से आर्जी रिलीफ मिल चुका है। आतिफ असलम पर 5 करोड़ 87 लाख इनकम टैक्स का मामला आर्जी तौर पर टल गया। और रिजवान नकवी से तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान, क्या डिटेल्स हैं? एफबीआर ने मारूफ गुलकार आतिफ असलम पे 5 करोड़ 87 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद किया था और एफबीआर की टीम ने मारूफ गुलकार आतिफ असलम की बैरून मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टीज का सुराग लगाने के बाद गुलकार आतिफ असलम पे उनका ऑडिट करने के बाद 5 करोड़ 87 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद करके उन्हें नोटिस जारी किया था और उनसे रिकवरी के लिए भी एफबीआर की टीम कोशिश कर रही थी, जबकि ताहाल रिकवरी नहीं हो सकी थी, जिसपे एफबीआर के कमिश्नर अपील्स के पास जो है वो गुलकार आतिफ असलम के कंसल्टेंट ने वहां पे अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गुलकार आतिफ असलम को मुकम्मल तौर पे जो है वो समाअत का मौका नहीं दिया गया है और एफबीआर की टीम ने जो है वो जल्दबाजी में उन पे इनकम टैक्स आयद किया है, जिसपे कमिश्नर अपील की जानिब से गुलकार आतिफ असलम को आर्जी तौर पे रिलीफ दे दिया गया है और एफबीआर को हदायत जारी की गई हैं कि एफबीआर की टीम जो है वो दोबारा से गुलकार आतिफ असलम का मुकम्मल तौर पे मौक़िफ़ सुने और गुलकार को मुकम्मल दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए जो है दोबारा मौका दिया जाए। इस पे एफबीआर की टीम ने दोबारा से गुलकार आतिफ असलम से तमाम दस्तावेज़ात, उनकी प्रॉपर्टी और उनके इनकम टैक्स के हवाले से जो है मुकम्मल तौर पे जो दस्तावेज़ात थी वो दोबारा से तलब कर ली हैं और एफबीआर ज़राए का कहना है कि गुलकार को मुकम्मल तौर पे दोबारा सुना जाएगा और उनका जो पहले इनकम टैक्स आयद किया गया था उस मामले को आज सरेनो देखा जाएगा और उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उनकी जानिब से मुहैया किए जाएंगे। उनकी स्क्रूटनी के बाद जो है गुलकार पे टैक्स आयद करने का फैसला किया जाएगा। ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट में चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चीनी की कीमत के तायुन का तरीकाकार तय करने के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी में सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, लॉ अफसरान और दरख्वास्त गुजार शामिल हैं। कमेटी विफाक सूबाई हुकूमत ने मुशावरत करेगी, जबकि अदालत की जानिब से कहा गया हुक्मनामा जारी किया गया है कि कमेटी 3 हफ्ते में मुकम्मल करके रिपोर्ट देगी। आम आदमी की चीनी के हुसूल में मुश्किलात का इदराक है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क किए गए। कहा गया कि चीनी की कीमत के तायुन का क्या तरीक़ाकार है बताया जाए, अफसरान को बता दें, पूरी तैयारी के साथ आया करें। जस्टिस शाहिद जमील खान ने मफादी आमा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर केन कमिश्नर पंजाब जमान वट्टू अदालत में पेश हुए। अदालत का एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के पेश न होने पर इजहार बरहमी। चीनी की कीमतों में कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए गए, अदालत की जानिब से ये कहा गया। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा अदालत की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं?
उस्मान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो डिटेल्स बताइएगा इसकी। चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने चीनी की कीमत के तयन का तरीकाकार तय करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें कमेटी में सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लॉ, अफसरान और दरखास्त गुजार शामिल होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मुतल्लिका महकमों से मुशावरत करेगी। कमेटी में अपनी सिफारिशात 3 हफ्ते तक मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने के हवाले से भी कहा गया है। और अदालत ने ये भी रिमार्क की है कि आम आदमी की चीनी के हसूल में मुश्किलात का सामना है, जिस हवाले से चीनी की कीमत का तयन होना बहुत ज़रूरी है। और अफसरान को बता दें कि अदालत में पूरी तैयारी के साथ आएँ ताकि चीनी की जो कीमत है उसके हवाले से जो भी आर्गूमेंट किया जाए उसको मुकम्मल उस पर नजरसानी की जा सके। साथ ही साथ जस्टिस शाही जमील ने मुफादे आमा की राय पे ऊपर इस तरह पे समाअत की है। और साथ ही साथ अदालती हुक्म पर कमिश्नर लाहौर और जमान वटू अदालत में पेश हुए। अदालत का एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को पेश ना होने पर इज़हार बरहमी का भी ख्याल किया गया। और साथ ही साथ इस बात अदालत की जानिब से इज़हार बरहमी भी किया गया। उस्मान, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक केस की समाअत हुई। DGLDA ने शहर की 300 से ज़ायद गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए एमनेस्टी स्कीम का ड्राफ्ट तैयार करके रिपोर्ट अदालत में पेश की। तफसीलात मलिक अशरफ से जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा, रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। में ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी से बचाव के हवाले से केस की समाअत हुई है। DGLDA अहमद अजीज़ समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं और अदालत में DGLDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के को टैक्स नेटवर्क में लाने के हवाले से एक रिपोर्ट जमा करवाई है। DGLDA का कहना था कि ये नेटवर्क को इनमें लाने के लिए कानूनी इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है और इस हवाले से एक पॉलिसी भी मुरतब की जा रही है। अदालत ने हुकूमती इकदाम पर अदम इत्मीनान का इज़हार भी किया और करार दिया कि अदालत अहकाम जारी करती है लेकिन हुकूमत इसको अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। आज की समाअत के हवाले से DGLDA से बात करते हैं कि उन्होंने जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको टैक्स नेटवर्क में लाने के हवाले से क्या रिपोर्ट पेश किया है। DG साहब बताएं कि आपका क्या रिपोर्ट पेश की और जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ हैं कितनी हैं और उनको नेटवर्क में लाने के लिए क्या इक़दाम किए जाए। जी, ये कोर्ट ने जुडिशल वाटर कमीशन की को डायरेक्शंस दी थी कि उसके ऊपर हमारे साथ हमें LDA को डायरेक्शंस दें कि जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको देखें और उनके बारे में कोई एक रिपोर्ट सबमिट करें। तो उसके ऊपर हमने ये LDA अथॉरिटी में मामला पेश किया। वहाँ से इन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने एक एक हाउसिंग सोसाइटी के मामलात को डिटेल में देखा जो गैर कानूनी तौर पे डेवलप हो गई हैं। उसके बाद हमने ये बड़ी बड़ी कैटेगरीज इसकी बना दी हैं कि मसलन जहाँ पे मिनिमम प्लानिंग स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते, जहाँ पे लोगों ने घर बना लिए हुए हैं और पुरानी स्कीम है, पार्शल डेवलपमेंट हो गई है, पार्शल डेवलपमेंट नहीं हुई है, पुरानी स्कीम है, वहाँ पे लोगों ने मॉर्गेज प्लाट बेच के आके घर बना लिए। तो इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर हमने कोर्ट में ये कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की है कि इनको अगर टैक्स नेट में और रेगुलराइजेशन के फ्रेमवर्क में लाना होगा तो उसमें हमें कुछ कवानीन में बेहतरी करनी पड़ेगी। तो वो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि ये सारे का सारा मामला ये आप काबीना में ले जाएँ और काबीना की मंजूरी के बाद लोगों को और हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों को नोटिस दे के उनको कानून के दायरे में लेके आए। अच्छा, कितनी इस वक्त शहर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिनको आप टैक्स इसमें अपने नेट में ला रहे हैं? ये तकरीबन 300 के करीब ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको टैक्स नेट में लेके आना पड़ेगा। एक्वाफायर चार्जेस जो थे उस वाले से क्या रिपोर्ट है कि कितने चार्जेस जो जमा किए? अभी तक 1 अरब 4 करोड़ रुपया जो है ना वासा ने रिकवर कर लिया है हाउसिंग सोसाइटी से। जी, बहुत शुक्रिया। अदालत ने किसकी समाअत जो है 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में बेटी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बख्तावर बीबी के बयान पर शौहर नबील के साथ जाने की इजाजत दे दी। इहाते अदालत में माह रोती रही मगर संगदिल बेटी का दिल मोम ना हो सका। मनासिब पे आप मुलाजा कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बेटी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने बख्तावर बीबी के बयान पर शौहर नबील के साथ जाने की इजाज़त दे दी। इहाते अदालत में माह रोती रही मगर संगदिल बेटी का दिल मोम ना हो सका। हाई कोर्ट में बेटी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर ये समाअत की गई और हाई कोर्ट ने खातून को बयान के बाद शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। नबील से पसंद की शादी की, इसी के साथ जाना चाहती हूँ, बख्तावर बीबी की जानिब से ये बयान दिया गया।
सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारिफ अदालत कायम की गई। ऐसे अफराद जिन्हें मसनूआत बनाने वाले इदारों, कंपनीज या दुकानदारों से शिकायत हो तो वह सारिफ अदालत से रुजू करके अपनी शिकायत का अजाला कर सकते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मार्केट से अशिया लेने जाएं और इसका म्यार नाकिस हो, कंपनी या दुकानदार ने जो बताया वैसी सहूलतें ना हो तो शहरी ऐसी सूरत में सारिफ अदालत से रजू कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने 2005 में कंज्यूमर एक्ट बनाया जिसके तहत जुडिशल कम्प्लेक्स में सारिफ अदालत बनाई गई। रोजाना तकरीबन 10 अफराद सारिफ अदालत से रजू कर रहे हैं। ये एक्ट 2005 में जो है वो सारिफ कोर्ट जो है डिक्लेयर की गई थी। उसमें ये है कि कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, फर्नीचर से रिलेटेड लगा रहे, इलेक्ट्रॉनिक से ले ले, तो वो सारिफ जो है सबसे पहले अब बुज़रिया काउंसिल एक लीगल नोटिस भिजवाएगा। उस नोटिस के अगेंस्ट जो है वो जो जिसको हम नोटिस भिजवाते हैं वो हमें 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देता है उस नोटिस का। सारिफ सिर्फ ₹2 का टिकट लगाकर अपनी शिकायत का अंदाज करा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट में फ्रीकैन को बुलाकर सुना जाता है जिसके बाद हकाइक की रोशनी में फैसला होता है। ये बहुत ही अच्छा एक्ट है जिसकी वजह से कंज्यूमर कोर्ट्स बन गई हैं। अब लोगों को वो जो लूटने वाला चक्कर है वो ख़त्म हो गया है और बहुत ज़्यादा अजाला किया जा रहा है। सारिफीन की अक्सरियत को अपने हकूक का इल्म नहीं। कंज्यूमर कोर्ट सारिफ के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाती है। सारिफीन की शिकायत के लिए कंज्यूमर कोर्ट का क़याम एक अच्छा इक़दाम है जहाँ पर रोज़ाना 3 से 4 केस। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। जर्मन सफ़ीर डॉक्टर बर्निहार्ड स्टीफन शेलागे की UMT आमद हुई। आपको बताएं कि जर्मन सफ़ीर ने UMT में मुनक़िदा सेमिनार में शिरकत की। जर्मन सफ़ीर ने जामिया के आला इंतज़ामी अमूर का जायज़ा भी लिया। जी हाँ, जर्मन सफ़ीर ने UMT में मुनक़िदा सेमिनार में शिरकत की और जामिया के आला इंतज़ामी अमूर का भी जायज़ा लिया। जर्मन सफ़ीर डॉक्टर बर्नहार्ड की जानिब से UMT का दौरा किया गया और जर्मन सफ़ीर ने UMT में मुनक़िदा सेमिनार में शिरकत की। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की जद में है। पंजाब हुकूमत 9 खरब 50 अरब रुपए की मकरूज हो गई। पंजाब में मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की फिक्स शरह 77% हो चुकी है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी 2020 तक हुकूमत पंजाब ने जो कर्जा जात की एक अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत 2020 तक 147 कर्जा जात बैरूनी कर्जा जात वो ले चुकी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बैरूनी कर्जा जात वो US डॉलर की करेंसी में वो लिए गए। अब इसमें देखा जाए तो हुकूमत पंजाब अब इस वक्त 9 खरब 50 अरब रुपए की मकरूज है और ये कर्जा जात जो अदायगी करनी है वो हुकूमत पंजाब ने 2057 तक अगर अदायगी करेगी तो इन कर्जा जात की रीपेमेंट हो सकेगी। अगर हुकूमत पंजाब मज़ीद कर्ज ना ले तो ये कर्ज 2057 तक उतार दिए जाएंगे। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जो महकमा ख़ज़ाना पंजाब की तरफ से हुकूमत पंजाब की तरफ से दादो-शुमार शेयर किए गए 2020 तक के बुलेटिन के, तो उसके मुताबिक हुकूमत पंजाब अब इस वक्त 9 खरब 50 अरब रुपए की मकरूज़ है, जो कि पंजाब हुकूमत की अगर आउटस्टैंडिंग डेप्ट का रेशो चेक की जाए तो वो 3.8% बताई जा रही है। अब इसमें देखा जाए तो हुकूमत पंजाब की तरफ से अब जो गर्दशी कर्जा जात हैं अंदरूनी और बैरूनी, उसमें 9 खरब 40 अरब से ज़ायद तो बैरूनी कर्जों के गैर। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि जेलों की कैंटीन्स के ठेकेदार भी माफिया बन गए हैं। जेलों में मौजूद कैंटीन्स पर नाकिस अशिया की फरोख्त और मार्केट से इजाफी रेट्स वसूल किए जाने लगे। IG जेल ने कैदियों की शिकायत के अजाले के लिए DIGs की सरबराही में कमेटियां तश्कील दे दी हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अली बताइएगा, कमेटी तश्कील दे दी गई है, इस हवाले से। आज बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम जेलों में कैंटीन्स मौजूद होती हैं जहां से कैदियों को कोई भी अशिया ज़रूरियत जो होती हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से जेल हुकाम की जानब से हर साल कैंटीन्स का ठेका ठेकेदारान को दिया जाता है, लेकिन जो शिकायत हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं कि जेल की जो कैंटीन है उस पर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और जो अशिया मुहैया की जाती हैं वो इंतहाई नाकस होती हैं, जिस पे जेल सुपरिटेंडेंट्स की जानब से या जेल इंतज़ामिया की मिली भगत से ये तमाम मामला चलाए जाते हैं और कैदियों से अजाफी पैसे भी वसूल किए जाते हैं और चीज़ें भी मियारी
फराहम नहीं की जाती। दिन ब दिन इनकी शिकायत बढ़ती जा रही थी, जिस पर आईजी जेल खाना जात की जानब से नोटिस लिया गया है और इस पर बाकायदा तमाम DIGs को तलब किया गया था। 2 रोज़ कबल और आईजी जेल खाना जात की जानब से हिदायत जारी की गई थी कि तमाम कैदियों की शिकायत का अजाला किया जाए और कंटीन्स के जो रेट्स हैं उनको मुस्तहकम बनाया जाए और अशिया का मेयार बेहतर बनाया जाए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आईजी जेल खाना जात की जानब से तमाम रीजन्स में DIGs की सरबराही में कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जिसमें एक DIG रैंक का अफसर जबकि 2 सुपरिटेंडेंट अफसर होंगे जो कि दीगर जो जेल। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। IG जेल खाना जात जनूबी पंजाब की नई सीट को तख्लीक करने की समरी वज़ीर आला को इरसाल है और 3 जेल अफसरान के नाम भी IG जेल के लिए ज़ेर गौर है। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताएं कि IG जेल जनूबी पंजाब की नई असामी के लिए समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। अपडेट्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर बताएगा किन किन अफसरान के नाम ज़ेर गौर हैं? जी महकमा SNJD हुकूमत पंजाब ने IG जेल खाना जात जनूबी पंजाब बनाने की समरी जो नई सीट क्रिएट करने की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया है। जिस तरह पंजाब में एक IG जेल खाना जात है, इस तरह जनूबी पंजाब में भी एक IG जेल खाना जात होगा जो बावलपुर, मुल्तान और DG खान जो है 3 डिवीजनों की जो जेलों हैं उनका IG होगा। और इस हवाले से जो नाम ज़ेर गौर है IG जेल खाना जात जनूबी पंजाब के लिए, इनमें DIG मियाँ सालक जलाल, DIG राना अब्दुर्रऊफ और DIG शौकत फरोज जो है, ये तीनों के नाम जो है इस ज़ेर गौर है। और महकमा दाखिला पंजाब ने DIG मियाँ सालक जलाल का नाम जो है IG जेल जनूबी पंजाब के लिए भेज रखा है और इस हवाले से ये भी सजाला को अरसाल कर दी गई है। ठीक है कैसर, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी PP 160 का वहदत रोड पर एहतजाजी मुजाहरा मौजूदा हुकूमत को डबल शाह सरकार करार दे दिया। कहते हैं इमरान हुकूमत में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतें डबल हो गईं। तफसीलात जानते हैं, फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी फारान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वहदत रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से जो महंगाई है उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मौजूदा हुकूमत को डबल शाह हुकूमत करार दे दिया गया है। मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा सलमान बलोच मौजूद है। सलमान भाई, डबल शाह करार दिया आपने हुकूमत की वजह क्या है? आप ये देखें कि इन हुक्मरानों ने पहले पेट्रोल बढ़ाया, फिर गैस बढ़ाई, अब इन 28 माह के अंदर 20 दफ़ा बिजली के झटके अवाम को लगाए हैं कि अवाम समझती है कि ये तब्दीली का लारा लेकर आए, पर ये अब तब्दीली सरकार नहीं रहे बल्कि डबल शाह सरकार हो गई। डबल शाह सरकार है, बिजली की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया। किस तरह मुतासिर होगा आम बंदा? ये हुकूमत जो है ये रिकॉर्ड साज हुकूमत है। इसने डबल शाह के भी रिकॉर्ड तोड़े हैं और बोंगियां मार के अहमद शाह रंगीले के भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो ये रिकॉर्ड साज जो है ना वो हुकूमत, ये रिकॉर्ड साज हुकूमत है। बिजली महंगी हो जाएगी तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा, तो बजट में मुतासिर होगा। जी जाहिर बात है, बजट पहले ही मुतासर है, अब नहीं मुतासर होगा, पहले ही मुतासर है। तो इसी वजह से हमने इस डबल शाह हुकूमत को ऐलान किया है कि हम इसको चलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये जमात इस्लामी की जानिब से मुजाहरा किया जा रहा है, उनका हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है और बिजली की कीमत में इजाफे के बाद मौजूदा हुकूमत को जो मुजाहरे उनकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। हजरत सैयदा बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के सालाना उर्स की तकरीबात के आखिरी रोज़ भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए आ रही है। इस मौके पर कैसे इंतजाम किए गए हैं जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा बताएगा आज तकरीबात में क्या क्या शामिल है, दुआ कब करवाई जाएगी? बिल्कुल, हज़रत सैयदा बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। आज भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर आ रही है, हाज़िरी दे रही है। फातिहा ख़ानी करने के साथ साथ अपनी मन्नतों और मुरादों के हवाले से ख़ुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। आखिरी रोज़ तकरीबात में क्या क्या शामिल है, महकमा औक़ाफ़ व मज़हब अमूर पंजाब की जानिब से आखिरी रोज़ा तकरीबात के लिए क्या इंतजाम किए गए। हमारे साथ मौजूद है मैनेजर दरबार गौहर मुस्तफ़ा, उनसे बात करते हैं। गौहर साहब मुझे बताइएगा आज आखिरी रोज़ है, आज की तकरीबात में क्या क्या शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबार बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स का आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ में महफ़िल ज़िक्र व अज़कार होंगी और उसके बाद इख्तितामी दुआ होगी। अभी भी लंगर की तकसीम हो रही है, ज़ायरीन के लिए हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की गई है और इसके अलावा सिक्योरिटी के भी तमाम तार इंतजाम किए गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब तोसी का मनसूबा भी साथ में चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।